हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम 2021 का सेट बी सॉल्व करने जा रहे हैं। ये कोरोना के टाइम का ही है। इसमें दो भाग कर दिए गए हैं। भाग एक तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का है और भाग दो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। भाग एक भी 30 नंबर का है हमारा और भाग दो भी 30 नंबर का है। भाग एक में तीनों पोर्शन जो है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों जो पोर्शन है वो 10-10 अंक के हैं। और जो हमारे भाग दो में है जो है उसमें भौतिक विज्ञान तो 10 नंबर की है, रसायन विज्ञान 8 नंबर की है और जो जीव विज्ञान है वो हमारी है 12 नंबर की। उसमें मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो इस तरह से हमारा ये दो भाग में है। पहला जो भाग है वो 1.5 घंटे में करना है और जो दूसरा भाग है वो हमें 1 घंटे में करना है। तो ये इसमें जो है हमारा जो भाग एक है वो तो सेम है, हमारा सेट ए जैसा ही है। सेट बी में बस क्वेश्चन के जो हैं आगे पीछे कर दिए गए हैं। जो जो भाग दो है हमारा उसके क्वेश्चन अलग हैं। तो इसमें बिल्कुल सेम है पहला भाग तो। और जो है वीडियो को पूरी अच्छे से देखिए और बीच में स्किप न करते हुए पूरी वीडियो देखिए। आपकी इससे जो है टाइम मैनेजमेंट, कैसे आप कितना कौन सा क्वेश्चन कितने टाइम में आप कर पाओगे उसकी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी आपकी। और डायग्राम बना बना के देखना। आपको अब तक तो 2016 से लेकर अब तक तो आपको ये आइडिया हो गया होगा कि हमारे 2026 में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसी कड़ी में हमें ये वाला सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। सेट भाग वन तो बिल्कुल सेट ए जैसा ही है। देखिए पहला क्वेश्चन है परिनालिका वाला। उसमें ये पहला क्वेश्चन नहीं था। परिनालिका से आपका क्या अभिप्राय है? एक परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को आरेखित कीजिए। देखिए पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। इसके चारों ओर देखो, ये जो तांबे के तार जो दिखाई दे रहा है ये ऐसे ऐसे हमने लपेट रखा है, ये हमारी परिनालिका बन गई है। और इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो छड़ चुंबक के चारों ओर जैसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वैसा ही होता है इसमें भी। इसका देखिए एक सिरा तो ये एन दिखा रखा है, ये उत्तरी ध्रुव है और दूसरा सिरा जो है ये दक्षिणी ध्रुव है। तो एक सिरा इसका उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, दूसरा दक्षिणी ध्रुव की तरह, जैसे छड़ चुंबक में करता था बिल्कुल वैसा ही। और इसके बीच में देखिए जो इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं बिल्कुल समांतर हैं, ये एक दूसरे के बिल्कुल समान अंतर पे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि परिनालिका के भीतर जो है सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र जो है समान होता है। देखिए तीर के निशान से दिखा रखा है कि यहाँ से जो है चुंबकीय क्षेत्र निकल रही है एन की तरफ से और जो है एस की तरफ से अंदर की ओर जाती हुई दिखा रखी हैं। तो इस तरह से हम इसमें नरम लोहे की जो छड़ को है इसके अंदर आकर रख देंगे तो और विद्युत धारा गुजार देंगे तो यहाँ विद्युत चुंबक तैयार हो जाएगा। तो इस परिनालिका का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में भी किया जा सकता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है। अगला हमारा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम हमारे सिलेबस में नहीं है। ये विद्युत मोटर भी हमारे सिलेबस में नहीं है जो अथवा में दे रखा है। विद्युत टोस्टर और विद्युत प्रेस के चालक शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? देखिए क्योंकि जो मिश्र धातु होती है उसकी प्रतिरोधकता उसके घटक धातुओं से अधिक होती है और अधिक प्रतिरोधकता जो होती है वो ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करती है। और मिश्र धातु का जो गलनांक है वो भी ज़्यादा होता है। अगर अधिक तापमान हो जाता है इसमें टोस्टर में तो उसका उपचयन नहीं हो पाता, ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। इसलिए इनमें विद्युत टोस्टर और विद्युत प्रेस के चालक शुद्ध धातु की न बनाकर मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर देखिए। उत्तल दर्पण में इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है जैसे डायग्राम में दिखा रखा है। अवतल दर्पण का जो पृष्ठ होता है वो क्या होता है, वो अंदर की तरफ धंसा होता है, ये ऐसे होता है, इस तरह से होता है अंदर की तरफ धंसा हुआ।
दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा मतलब पॉइंट है, यह है परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाले जो उत्तल दर्पण पर अगर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो उस किरणों को फैला देगा। और ये जो है परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाले किरणों को ये एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है अवतल दर्पण। तीसरा पॉइंट क्या है, उत्तल दर्पण जो है हमेशा छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। अवतल दर्पण ये वस्तु की स्थिति पर डिपेंड करता है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा, आभासी होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा या छोटा या बड़ा, इस हर तरह का प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग हम हमेशा उसमें पार्श्व दर्पण के रूप में, इसका पीछे से जो विकल आते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। व्हीकल्स में ये पार्श्व दर्पण के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग जो है टॉर्च में, सर्च लाइट में, सौर बत्तियों में, और भाई जो है दांतों वाला डॉक्टर है, दांतों का जो प्रतिबिंब बड़ा करके देखने के लिए है। शेविंग दर्पण भी अवतल होता है जो शेविंग वाले उसमें यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये इसके अंतर हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है नाइट्रोजन वाला, ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। आगे देखिए, परमाणु ये साइज ये भी नहीं है, आधुनिक आवर्त सारणी वाला भी नहीं है, वियोजन अभिक्रिया वाला है। वह अभिक्रिया की परिभाषा देनी है और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया भी लिखनी है। वह अभिक्रिया जिसमें एक कल अभिकर्मक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं उसे क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका ये दिखा रखी है, ये संतुलित अभिक्रिया है, कैल्शियम कार्बोनेट है। जब इसको गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, तो ये इसकी संतुलित अभिक्रिया है। अगला है Na2CO3 10H2O का सामान्य नाम व दो उपयोग लिखिए। तो इसका सामान्य नाम धावन सोडा होता है। दो उपयोग देखिए, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई करने के लिए किया जाता है। कठोर जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके ये दो उपयोग हो गए, तो ये आप ऐसे लिख देना। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा जो है जीव विज्ञान स्टार्ट हो जाता है। जीव विज्ञान है, उत्सर्जित उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। देखिए इसका है, ये 7 तरीके बता रखे हैं। पहला है, पौधे प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन को रंध्र द्वारा बाहर निकालते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन गैस बनती है, तो उसको रंध्र द्वारा बाहर निकाल देते हैं। दूसरा पॉइंट है, जो अतिरिक्त पानी होता है तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी को भाप के रूप में रंध्रों से ही बाहर निकाल देते हैं। तीसरा पॉइंट है, पादपों में बहुत से ऊतक मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और वे अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं। यानी कि जो मृत कोशिकाओं के रूप में रहते हैं वो उनका क्षय मतलब कर सकते हैं। ऊतक होते हैं जो मृत होते हैं वो इस तरह से बाहर निकल सकते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थों को कोशिकीय रिक्तिका में संचित कर लेते हैं। और पौधों से जो पत्तियां गिरती हैं उनकी पत्तियों के अंदर भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, तो जब पत्तियां गिर जाती है तो उनके साथ साथ अपशिष्ट पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं। रेजिन तथा गोंद पुराने जाइलम में संचित रहते हैं और पादप जो है कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की जो है मृदा में भी उत्सर्जित करते हैं। तो इस तरह से पौधे अपना सारा जो है अपने अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वयंपोषी और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। स्वयंपोषी पोषण जो होता है वह पोषण जिसमें हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु होते हैं जो स्वपोषी पोषण द्वारा पोषण करते हैं। ये अकार्बनिक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, पानी है, इसको और क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का ये निर्माण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से लेते हैं और पानी को ये मिट्टी से लेते हैं और इसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और कार्बोहाइड्रेट को मध के रूप में पत्ती में संचित कर लेते हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी स्वपोषी पोषण में जो है ये पौधे हैं ये सब प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ये स्वयं भोजन बनाते हैं, दूसरों से नहीं लेते हैं। विषमपोषी पोषण में क्या होता है, जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, या तो वो स्वपोषी उनसे लेते हैं या फिर दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं और इनको क्लोरोफिल की भी आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरह से ये आप इसका दे सकते हैं अंतर। अगला देखिए, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं। 3 पथ जो हमने किए थे पिछले सेट में। देखिए ग्लूकोज है, जब भोजन पचता है हमारी छोटी आंत में तो वहाँ से रुधिर जो है इसको ग्लूकोज को
कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। तो कोशिकाओं के अंदर जो है कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज जो है पायरुवेट में टूट जाता है, इसका विखंडन हो जाता है ग्लूकोज का। इसमें किसी भी उसकी ऑक्सीजन की वगैरह की आवश्यकता नहीं होती, ये सब में सेम होता है। पायरुवेट, फिर देखो पायरुवेट ऑक्सीजन कितनी है, नहीं है, कमी है या पूरी है, उसके हिसाब से वो 3 तरीके अपनाती है, 3 रास्ते अपनाती है, पायरुवेट अपनाता है। तो पायरुवेट जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति नहीं होती, ये इसका एग्जाम्पल होता है ईस्ट में। ईस्ट बिना ऑक्सीजन के ही सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, तो अवायवीय श्वसन होता है, उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो जो है पायरुवेट को इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं और उसमें ऊर्जा निकलती है। इथेनॉल में 2 कार्बन होते हैं, एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में हो गया तो 3 कार्बन हो गए, और पायरुवेट भी 3 ही कार्बन का है, इसलिए यहाँ पर ये इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। हमारी पेशी कोशिकाओं में जब ऑक्सीजन का अभाव होता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल में 3 कार्बन होते हैं प्लस ऊर्जा। तो इस तरह से पायरुवेट जो है हमारी पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। और तीसरा है विखंडन हो जाता है उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में। इधर जब ऑक्सीजन उपस्थित होता है तो जो पायरुवेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में बदल जाता है। इस तरह से ये ग्लूकोज अपने 3 पथ अपनाता है। वो भी ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन है, नहीं है, कम है, उसके हिसाब से पायरुवेट का, ग्लूकोज का हमारा विखंडन होता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? 2 कार्य हैं, तो शुक्राणु का निर्माण करना होता है, उत्पादन करना है। दूसरा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन और श्रावण करना। तो ये 2 काम हो गए वृषण के, 2 अंक में आया हुआ है। अगला है पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र है, ये 3 नंबर में ही लास्ट क्वेश्चन है, ये भाग 1 का लास्ट क्वेश्चन है। ये फूल वाला, फूल के देखो 4 भाग होते हैं, किसी भी पुष्प के 4 भाग होते हैं, पुंकेसर, स्त्री केसर, दल यानी पंखुड़ी, और चौथा है बाह्य दल। ये देखिए जो पहला है पुंकेसर है, ये पुष्प का नर जननांग होता है। इस पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, एक परागकोश ऊपर वाला जो है और नीचे वाला तंतु। परागकोश में देखिए परागकण होते हैं और ये नर युग्मक का निर्माण करते हैं। फिर देखिए दूसरा भाग है हमारा स्त्री केसर है, ये मादा जननांग होता है। इस मादा भाग के जो है स्त्री केसर के 3 भाग हैं, वर्तिकाग्र ऊपर वाला, बीच वाला है वर्तिका, और फिर सबसे नीचे है जो हमारा है अंडाशय। अंडाशय में देखिए बीजांड है और ये परिपक्व होकर बीज में बदल जाते हैं और अंडाशय से फल बन जाता है। अगला हमारा तीसरा पंखुड़ियाँ, दल, ये है अलग अलग रंगों की होती हैं और ये कीटों को आकर्षित करती हैं जो कि परागण में सहायता करती हैं। चौथा है बाह्य दल, ये हरे रंग का होता है, ये कली की सुरक्षा करती है। तो इस तरह से ये 3 नंबर का अगर आप बना देते हो तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो भाग 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे देखिए भाग 2 है, इसके सभी क्वेश्चन जो है कंपलसरी हैं, किसी में भी मतलब ऑप्शन नहीं दे रखी, इसमें सभी क्वेश्चन करने हैं हमने। तो देखिए पहला भाग है इसका भौतिक विज्ञान है, ये 10 नंबर का है। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? देखिए आर दे रखी 20 सेंटीमीटर और एफ निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू 2F। और ये हमें यहाँ आर तो दे रखा है लेकिन एफ निकालना है, तो एफ आगे आ जाएगा और आर बटा 2 हो जाएगा। आर 20 है बटा 2, तो ये कटने के बाद हमारा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ हमारा जो है फोकस दूरी क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये पक्षमाभिपेशीय द्वारा होता है, इसका जो है आंसर बी है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के अवयवीय वर्णों में विभाजन को क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है प्रिज्म में से गुजरकर या फिर इंद्रधनुष बनता है, उसमें 7 रंग होते हैं, तो उस प्रक्रम को बोलते हैं विक्षेपण। 7 रंगों की जो पट्टी प्राप्त होती है उसको वर्णक्रम बोलते हैं और जो ये प्रक्रिया है उसको विक्षेपण बोलते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ओम तो है हमारा प्रतिरोध का, एम्पियर हमारा है धारा का, वोल्ट है विभवांतर का, और कूलाम है आवेश का। तो ये चारों जो मात्रक आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, बिल्कुल ईजी है। अगला 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ये चारों ही हमारे सिलेबस में नहीं है, ये 9वां 10वां भी नहीं है। अब सीधा ही हमारा आ जाता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में देखिए पहला ये दे रखा है
Fe2O3 प्लस 2Al, तीर का निशान Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 2Fe। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब देखिए संयोजन में क्या होता है, दो अभिकारक होते हैं, ठीक है, इसमें दो अभिकारक हैं और बनता क्या है, एक उत्पाद, लेकिन इसमें दो उत्पाद बन रहे हैं, इसलिए क्या है, संयोजन नहीं है। वियोजन देखिए, वियोजन में अभिकर्मक एक होता है लेकिन यहाँ पर दो हैं, तो ये ऐसे ही वियोजन नहीं होगी। तीसरा देखिए विस्थापन है, विस्थापन में देखिए इसमें एल्यूमिनियम जो है Fe की जगह आ गया है, यहाँ आयरन ऑक्साइड है, तो ये तीर के निशान के बाद देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। इसका मतलब क्या है, एल्यूमिनियम ने आयरन को विस्थापित कर दिया है, इसलिए ये हमारी विस्थापन अभिक्रिया है। द्वितीय विस्थापन नहीं है क्योंकि ये आयनों का आदान प्रदान, एल्यूमिनियम Fe की जगह जा रहा है, Fe ऐसा है वो अकेला ही रह गया है, किसी दूसरे उसके साथ यौगिक के साथ नहीं गया, इसलिए ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन है, विस्थापन अभिक्रिया। श्वसन कैसी अभिक्रिया होती है? श्वसन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो ऊष्मा भी बनती है ऊर्जा के रूप में। अगला है 13वां, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग करते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट यानी धावन सोडे का उपयोग करते हैं। ये हमारा 14वां क्वेश्चन देखिए, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? देखिए सिल्वर Ag, Au सोना होता है और Hg पारा, Zn जिंक। तो पारा है जो है ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, बी ऑप्शन है इसका सही सवाल आंसर जो है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? मैग्नीशियम की जो परमाणु संख्या है वो 12 होती है। पहले कक्ष में 2 आ जाएंगे, अगले में 8, फिर 2, तो ये वाला जो राइट आंसर है हमारा बी है 12। तो ये पहले वाला तो सोडियम का है, सी वाली ऑप्शन जो ये एल्यूमिनियम की है, और ये जो है फॉस्फोरस का है 15 वाला। दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी से जो आबंध बनता है उसको बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C3H8 कैसे निकालेंगे? जनरल सा फार्मूला है CnH2n+2 होता है, CnH2n+2, n जहाँ पर कार्बन की संख्या है। अब हमें ये पता होना चाहिए, प्रोप आ गया, प्रोप में 3 कार्बन होते हैं, तो n की जगह हम 3 लगा लेंगे, Cn यानी C3। देखिए C3 वाला एक ही है हमारे पास, ये बी वाला। H8 कैसे हो गया? H2n+2, 2n यानी 2 की 3 से गुणा करेंगे तो 2 6 प्लस 2 में 2 है तो 6 और 2 8, तो C3H8 हमारा जो है इसका फार्मूला हो जाएगा। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल द्विआबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक क्या कहलाते हैं? एल्कीन कहलाते हैं। एक आबंध वाले अल्केन, 2 वाले एल्कीन, 3 वाले एल्काइन, इसका एल्कीन एग्जाम्पल आ जाएगा। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी होते हैं ये एल्कीन वाले। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, उपरोक्त सभी तो सभी हैं, सभी इसका आंसर है। धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाती हैं, तो ये धमनी आ जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसका वहन पौधों में जाइलम ऊतक द्वारा होता है? तो ये देखिए जाइलम किसको ले जाता है? पानी और खनिज लवण को लेके जाता है। भोजन नहीं आएगा, अमीनो अम्ल, ऑक्सीजन ये नहीं आएगा, तो जल आ जाएगा इसका। शरीर की कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी किसकी रक्षा करती है? मेरुरज्जु की करती है। ये हमारा हो जाएगा रसायन जीव विज्ञान स्टार्ट हो चुका है हमारा। आगे देखिए, पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रकार की क्या होती है? प्रोटीन होती है, जो उनकी आकृति का तथा व्यवस्था दोनों को ही बदल देती है, तो यहाँ प्रोटीन आएगा। स्पाइरोगैरा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? देखिए खंडन द्वारा होएगा स्पाइरोगैरा में। बहुखंडन प्लाज्मोडियम में होता है, द्विखंडन अमीबा में होता है, लेशमानिया में, मुकुलन हाइड्रा और यीस्ट में होता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का अंग नहीं है? अंडाशय मादा का है भाई, गर्भाशय भी, डिम्बवाहिनी भी और शुक्रवाहिका नहीं, तो डी इसका जो है राइट आंसर है। अगला देखिए, नर और मादा में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? नर और मादा में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़े तो होते हैं कायिक जोड़े, कायिक गुणसूत्र होते हैं, लिंगी गुणसूत्र होते हैं, और एक जोड़ा होता है जो लिंग गुणसूत्र होता है। मादा में XX होता है और नर में X और Y होता है। लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण की जीन के कितने प्रतिरूप होते हैं? 2 होते हैं। जैसे हमने मेंडल ने बताया था, लंबाई के लिए जो है बड़ा टी 2 हो गई, बोने के लिए छोटे टी, तो उस जीन की बात कर रहे हैं भाई, एक लंबाई का लक्षण है उसके लिए बड़ा टी और छोटा टी।
ये दो हैं, प्रतिरूप हैं, दो अलील होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शाकाहारी कौन से पोषक स्तर पे आते हैं? तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। देखिए, पोषक स्तर, पहला पोषक स्तर होता है उत्पादक का, यानी जो भोजन बनाते हैं वो आ गए, पौधे, घास जो भी है, ये पौधे वगैरह आ जाएंगे, उत्पादक होते हैं। जो दूसरे पोषक स्तर पे आते हैं, जो उनको खाते हैं, वो होते हैं शाकाहारी। तो यहाँ पर शाकाहारी का पूछा गया है, तो दूसरे पोषक स्तर पर आएंगे शाकाहारी। दो कृत्रिम पारितंत्रों के नाम लिखे, खेत और बगीचा। भाई ये कृत्रिम पारितंत्र हैं, मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं को विघटित कर ओ परमाणु बनाते हैं, यानी O2 के ऊपर जब पराबैंगनी विकिरणें पड़ती हैं तो O2 O+O में टूट जाता है, तो यहाँ O परमाणु आ जाएगा। तो आज ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया है सेट बी 2021 का भाग 2 ऑब्जेक्टिव वाला। तो भाई इस वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट, कोई डाउट है तो कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल्स पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और हमारी वीडियो को ज़रूर देखिए। धन्यवाद।